दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण की 122 सीटों पर भी बम्पर वोटिंग के बाद अब सबको नतीजों का इंतजार है। इन सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो चुकी है। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आने वाला है। तब तक एग्जिट पोल के नतीजों ने सभी के दिलों की धड़कनों को बढ़ा रखा है। ये फाइनल नहीं, लेकिन धड़कनें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पहले फेज में 65% वोटिंग हुई थी, जिसके बाद तेजस्वी खुद को अगला सीएम मान चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जो 2022 की जीती हुई एनडीए की 66 और इंडिया गठबंधन की 49 सीटें दांव पर लगी हुई हैं। साथ ही एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी की 5 और बीएसपी निर्दलीय जीती हुई सीट थी। एक एक साथ समेत 7 सीटों पर भी फैसला होना है। इस चरण में 122 सीटों पर चुनाव हुआ है, जो कि बम्पर वोटिंग के साथ पूरा हुआ। सबसे ज्यादा जो है 42 पर अभी भाजपा के विधायक हैं मौजूदा समय में। सीमांचल की 24 सीटों में एनडीए को 12, महागठबंधन को 7 और ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली थी पिछली बार। लेकिन बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए, आरजेडी यानी कि लालू के साथ चले गए। मुस्लिम बाहुल्य वाली इन सीटों पर एनडीए और एमजीबी के लिए चुनौती कड़ी है। जैसे हिमाचल की जो 24 सीटों का गणित है, वो पूर्णिया और कटिहार की 7-7, अररिया की 6 और किशनगंज की 4 सीटों पर टिका हुआ है। एक तरफ बीजेपी जेडीयू गठबंधन अपने पुराने जनाधार को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन के साथ मिलकर एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण को साधने की कोशिश के पूरी कर रही है। पीके की जन स्वराज पार्टी जो है शिक्षा, पलायन, रोजगार जैसे मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। वहीं ओवैसी मुस्लिमों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठा रहे हैं। वो कह चुके हैं कि जब 2.5% वाले मल्लाह समाज का बेटा डिप्टी सीएम हो सकता है, उसका कैंडिडेट हो सकता है, तो फिर 18% वाले, क्योंकि सीमांचल की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज का बेटा क्यों नहीं हो सकता। सीमांचल की 47% आबादी मुस्लिम है, जिसमें से कई सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 70% के करीब पहुंच जाती है, मतलब निर्णायक है। ऐसे में मुसलमान वोटर जो है बहुत बड़ा है। ओवैसी की पार्टी ने 2024 में 15 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। एआईएमआईएम के सीधे तौर पर मुस्लिम वोटों में बंटवारा कर सकती है, जो कि जिसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है, खासकर किशनगंज, जोकीहाट, अमौर और बायसी जैसे सीटों पर। पिछले चुनाव में सीमांचल की 24 में से 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वहीं रिजल्ट से पहले एनडीए को झटका दिया है किसी ने, तो वह है ओपी राजभर। क्योंकि कुशीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए राजभर ने साफ साफ कह दिया कि मैंने गूगल पर देखा है कि जब भी 60% से ज्यादा वोटिंग होती है, उसका फायदा आरजेडी को मिलता है। इस बार भी मतदान ज्यादा हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि आरजेडी की सरकार बने। अब राजभर ने यह कह तो दिया, जिसके बाद एनडीए के नेताओं की हालत थोड़ी सुस्त है। गौरतलब है कि राजभर एनडीए से बिहार विधानसभा में चुनाव में 4 से 5 सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक भी सीट गठबंधन में नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का मन बनाया था और लड़े भी। उनका जो गुस्सा है, उनका दावा है कि यूपी से सटे हुए जिलों में उनके राजभर वोटों की संख्या अच्छी खासी है और वे चुनाव में निर्णायक साबित होंगे। राजभर आरजेडी की जीत को बात कहकर जो है उन्होंने एनडीए को यह संदेश दिया कि जो उन्होंने किया वो गलत था। भाजपा को गठबंधन में ना लेकर उनसे भूल हुई है, क्योंकि एक तरफ पेंशन, महिला सशक्तिकरण और सड़क, बिजली परियोजनाओं पर भी एनडीए भरोसा कर रही है। लेकिन दो जो बड़े फैक्टर हैं, 2 दशक की सत्ता के बाद सत्ता विरोधी लहर से इनकार किया ही नहीं जा सकता। बीजेपी की सवर्ण पार्टी की छवि अभी भी उसे एक सीमित वोट बैंक में मानती है, उसका जनाधार सीमित है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर जैसे नए चेहरे मैदान में हैं। इंडिया ब्लॉक का आक्रामक अभियान एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं अगर हम बात दूसरी तरफ आरजेडी यानी कि तेजस्वी की पार्टी की करें, तो उनकी अगुवाई में महागठबंधन पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। उसकी सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम यादव समीकरण है, एम वाई समीकरण, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने भी खूब जोर झोंका, जो बिहार की लगभग 32% आबादी पर असर रखता है।
युवाओं में तेजस्वी की लोकप्रियता और रोजगार बनाम वादाखिलाफी का जो नैरेटिव महागठबंधन को ऊर्जा दे रहा है, वो वाकई काबिल तारीफ है। कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दलों के तालमेल ने एक साझा मोर्चा तो बनाया, लेकिन नेतृत्व और अस्पष्टता की जो अंदरूनी मनमुटाव है, वो अभी भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बने हुए है। कांग्रेस के पास ना तो कोई बड़ा स्थानीय नेता है और ना ही कोई बड़ा मजबूत संगठन। अगर वो ढांचा होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। तो कुल मिलाकर फाइट बहुत तगड़ी है। अब सबका फैसला 14 नवंबर को होगा, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और पता चलेगा कि बिहार का अगला किंग कौन होगा दोस्तों। तब तक आप टीवी चैनलों के एग्जिट पोल से अपना मन बहलाएं, पर किसी नतीजे पर ना जाए, क्योंकि इनका फैसला जो है वो जनता जनार्दन करती है, कोई और नहीं। कोई पोल नहीं कर सकता। वो क्या करेगी जनता जनार्दन, वो सब ईवीएम में कैद है। बाकी बिहार की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी कि नितिन देहाती के साथ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों किस्मत का तो ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।